हेलो, हाउ आर यू? होप ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज सप्लीमेंट्री रीडर जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फ्री 10th स्टैंडर्ड का उसका जो 6th चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वो आज हम कवर करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये इमेजिनरी नहीं है, वर्क ऑफ फिक्शन नहीं है। ये रिचर्ड एब्राइट जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में है। तो उनके जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में उनके जो रिसर्च थे उसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो उनके बारे में ये जानकारी है। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग अबाउट हिम एंड we'll understand what the writer has given. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells works. अभी 22 साल की उम्र में, he was very young, 22 years old only, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर मतलब ये जो रिचर्ड जो थे वो स्काउट भी थे। स्काउट मतलब जो एनसीसी स्काउट होता है ना, उस वो भी थे और ही वाज चोजन वंस मतलब फॉर्मर पहले वो स्काउट ऑफ द ईयर भी वो चुने जा चुके थे। मतलब इन्होंने एक ही सेंटेंस में उनकी दो चीजें बता दी कि ही वाज अ फॉर्मर, ही वाज स्काउट आल्सो और ही वाज वंस अ फॉर्मर स्काउट, मतलब बेस्ट स्काउट भी चुने जा चुके थे। तो ऐसे फॉर्मर स्काउट ने 22 साल की उम्र में एक ऐसी डिस्कवरी की, एक ऐसी थियरी प्रेजेंट की, मतलब ऐसा रिसर्च करके ऐसी थियरी प्रेजेंट की जिससे कि सारा साइंस का जो वर्ल्ड था, मतलब जो साइंटिस्ट थे वो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। और ये थियरी उनकी थी कि सेल्स कैसे काम करते हैं, इसके विषय में उनकी जो रिसर्च थी वो उन्होंने प्रेजेंट की थी। Richard S. Elbritt and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. तो ये जो रिचर्ड एंड उनके जो रूममेट थे, वो जहाँ पर हॉस्टल में रहते थे, उनके जो रूममेट थे दोनों ने मिलकर वहाँ जो एक न्यूज लेटर आता था, आर्टिकल, उन्होंने एक आर्टिकल जो प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, उसमें एक आर्टिकल लिखकर और ये जो उनकी थ्योरी थी कि हाउ सेल वर्क्स, उसको उन्होंने लिखकर वहां पर प्रेजेंट किया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। अभी ये पहली बार हुआ था कि किसी कॉलेज स्टूडेंट्स की जो मतलब रिपोर्ट है या किसी कॉलेज स्टूडेंट का जो वर्क है वो इस जर्नल में प्रेजेंट हुआ था या पब्लिश हुआ था, क्योंकि ये बहुत रिनाउंड है जर्नल है, मतलब ये साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत रिनाउंड है। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इसमें लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स वगैरह को तो ये लोग कभी भाव ही नहीं देते होंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत इमेच्योर से होते हैं। मगर पहली बार ऐसा हो, ये इतना मतलब ये साइंटिफिक स्टडी वो सो इम्पोर्टेंट एंड सो ऑथेंटिक कि उसको स्टूडेंट्स, छोटे इतने 22 साल की उम्र के जो स्टूडेंट थे उनके भी थियरी को इस जर्नल ने पब्लिश किया था। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. मतलब अगर स्पोर्ट्स के साथ कंपेयर किया जाए इसको, इस घटना को, तो इट इज लाइक कि इट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में एक बड़ी सी लीग में तुम जाकर और पहले इसमें तो पहले मैच में तुम होम रन कर दो। होम रन मतलब वो जो इसका नीचे दिया हुआ ये बेसबॉल का जो गेम होता है जिसमें पूरा राउंड कंप्लीट करके और तुम फाइनल जो रन बनाते हैं, दैट फाइनल जो स्ट्रोक देते हैं, दैट इज कॉल्ड होम रन। मतलब इतना बड़ा वो जो बहुत डिफिकल्ट सा होता है, जो इतना बड़ा उन्होंने अचीवमेंट ले लिया था इतनी छोटी सी उम्र में। For Richard Ebright, it was the first in a long strings of achievements in science and other fields. और रिचर्ड एब्राइट के लिए ये उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स की जो स्ट्रिंग थी, मतलब जो धागा जो था, उनकी जो माला थी उसमें से एक था। मतलब उनकी बहुत सारी अचीवमेंट, आगे उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया जो कि फील्ड साइंस के फील्ड में भी था और दूसरे फील्ड्स में भी। मतलब रिचर्ड वॉज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू साइंटिफिक फील्ड, उन्होंने बाकी चीजों, बाकी के फील्ड्स में भी बहुत कुछ अचीव किया था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और उनका ये सब कुछ जो सफर था वो किसके साथ शुरू हुआ? बटरफ्लाइज के साथ, तितलियों के साथ शुरू हुआ। एन ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया। जो रिचर्ड एब्राइट जो है वो पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ में जो रीडिंग नाम की जगह है वहां पर पले बड़े थे। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, वहां पर बहुत कुछ करने जैसा नहीं था।
आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, क्योंकि कोई फ्रेंड्स नहीं थे वहां पर आजू बाजू में, तो वहां पर वो बेसबॉल या फुटबॉल अकेले तो खेल नहीं सकते, टीम ऑफ वन मतलब अकेला वो खेल तो नहीं सकते थे। बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। पर एक काम जो मैं कर सकता था, भले मेरे कोई फ्रेंड या मेरे कोई वो नहीं थे, तो उसके बिना भी मैं एक काम कर सकता था, आई कुड कलेक्ट थिंग्स, चीजों को जमा करने का काम मैं कर सकता था। सो ही डिड, और उन्होंने वो किया भी। एंड डिड ही एवर, और वो उन्होंने क्या मतलब कमाल का जमा किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क ऑल हिज एक्टिविटीज। और जब वो किंडरगार्टन में थे, इतने छोटे से थे, किंडरगार्टन में केजी जिसको हम बोलते हैं, उसमें उन्होंने बटरफ्लाई जमा करने का काम शुरू किया, और वो इतने कन्विक्शन से, इतने सीरियसनेस से, जो उन्होंने बाकी सारी चीजें बड़े होने पर की, क्योंकि छोटी उम्र में किंडरगार्टन की उम्र होती है 4-5 साल की उम्र, 3 से 5 की उम्र में होते हैं, उतनी छोटी उम्र में उन्होंने बहुत सीरियसली बटरफ्लाइज को जमा करने का शुरुआत की। मतलब वो बचपन से ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट एवरी एक्टिविटी वॉट एवर ही यूज्ड टू डू। He also collected rocks, fossils and coins. उन्होंने rocks भी, fossils मतलब वो जो जीवाश्म जिसको बोलते हैं, कि पुरानी चीजें जो जो मतलब बहुत पुरानी, उसका गल के वो कार्बन बन जाती है, उसको fossils बोलते हैं। और कॉइन्स भी वो जमा किए। He became an eager astronomer, और वो एस्ट्रोनॉमर भी बन गया, उनको तारों मतलब तारे वारे देखने में बड़ा इंटरेस्ट आ गया था। एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी रात रात भर तारों को देखते रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, शुरू से ही उनका जो दिमाग तो बहुत तेज था, इज वेरी शार्प, मतलब बहुत ही शार्प विटेड थे, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और साथ में बहुत क्यूरियस, ड्राइविंग क्यूरियसली मतलब ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो, एकदम उनको कुछ भी जान लेने की, सीखने की, समझने की बहुत अंदर से इच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, बहुत उनको उत्सुकता थी जान लेने की, और दिमाग बहुत तेज था ही। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और इसके साथ साथ उनकी मदर जो थी, वो तो खुद ब्राइट तो थे, उनकी इच्छा भी थी, और साथ में साथ उनकी मदर भी जो थी वो भी उनको बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत इनकरेज करती थी, बहुत प्रोत्साहित करती थी चीजों को सीखने में, और वो सब कुछ मतलब बहुत कोशिश करती रहती थी कि कुछ ना कुछ सीखता रहे। She took him on trips, brought him telescopes, microscope, cameras, mounting materials and other equipments and helped him in many other ways. उनकी मदर ने उनके लिए अलग अलग चीजें ला कर दी, उनके जैसे जैसे शौक थे, जैसे उनको स्टार गेजिंग का शौक था तो उनको माइक्रोस्कोप ला कर दिया, उनको माउंटेनियरिंग पसंद थी तो वो चीजें ला कर दी, उनको टेलीस्कोप, क्योंकि वो बटरफ्लाइज को स्टडी करना चाहते थे, वो ला कर दी, कैमराज ला के दी, मतलब जो उनके शौक थे वो उससे जो भी जुड़ी हुई चीजें थी वो उनको ला कर देती थी। ऐसा नहीं कि अरे ये क्या तुम फालतू की कभी ये करते हो कभी वो करते हो, ये तो इतना महंगा, ये क्यों चाहिए तुम्हें, ऐसा कभी नहीं किया। और कर रहा है तो ठीक है ना, कर रहा है, बच्चा है, ऐसा नहीं किया। जो भी वो परस्यू करते थे उसके लिए जो भी चीजें जरूरी हुआ करती थी वो सब उनकी मदर उनको ला कर दिया करती थी, तो उनके मदर ने उनको बहुत सपोर्ट किया। I was his only companion until he started school. His mother said. उसकी मदर बताती हैं, उनकी मदर बताती है ब्रेड की, कि जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक मैं ही उसकी अकेली कंपेनियन थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे, मतलब रिचर्ड के कोई दोस्त नहीं था बचपन में। उन्होंने भी बताया ना कि मैं अकेले की टीम में तो फुटबॉल नहीं खेल सकता था, बेसबॉल नहीं खेल सकता था, मतलब बचपन में सिर्फ उनकी मदर ही उनकी एक दोस्त थी, जब तक उन्होंने स्कूल जाना नहीं चालू किया। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद उसके लिए फ्रेंड्स लाने की जवाबदारी भी मेरी थी, मैं उसके लिए फ्रेंड्स लेकर आया करती थी, ढूंढ ढूंढ के बच्चों को लाती थी कि चलो तुम रिजल्ट के साथ खेलो करके। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, पर रात को हम, दिन भर भले खेल कूद स्कूल सब हुआ तब भी रात को हम साथ में कुछ ऐसा करते थे, मतलब जिससे लर्निंग हो सके। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। और जब रिची जो मतलब रिचर्ड जो है, उनकी मदर उनको रिची बुलाया करती थी, तो रिचर्ड जो जब थर्ड ग्रेड में थे, थर्ड स्टैंडर्ड में थे, तो उनके फादर की डेथ हो गई, और उसके बाद उनकी मदर का कहना है कि रिची ही मेरी, पूरी दुनिया ही मेरी रिची के आजू बाजू हो गई, मतलब ही वॉज माई वर्ल्ड। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he did not have things to do, I found work from him, not physical work but learning things, his mother said. अभी
वो मतलब दोनों माँ बेटे रिचर्ड रिचर्ड और उनकी मदर शाम को डाइनिंग टेबल पर बहुत समय साथ में बिताते थे। और अगर रिचर्ड के पास करने को कुछ और नहीं होता था, अगर वो कुछ और कलेक्ट करना या कुछ रिसर्च या कुछ और करने मैं अगर बिजी ना हूं, तो मैं उसको कुछ ना कुछ लर्न कुछ ना कुछ काम देती थी। काम ऐसा जो फिजिकल वर्क नहीं कि तुम ये काम कर दो घर का, ये काम ऐसा नहीं, कुछ ऐसा जिससे वो कुछ नया सीख सके। ऐसा रिचर्ड की माँ बताती है, रिचर्ड की मदर बताती है कि मैं उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिया करती थी कि जिससे वो कुछ नया सीख सके। ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न, और उस रिचर्ड को पसंद आता था। वो ऐसा नहीं कि अरे मुझे नहीं यार, ये तो मैं बोर होता है, मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता, आई विल नॉट डू दिस, मैं ये नहीं करूंगा। मैं मदर से कोशिश, मतलब पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स जनरली कोशिश करते हैं, स्पेशली मदर्स ज्यादा करती हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखे। जब वो आप छोटे होते हो तो ज्यादा करती हैं, क्योंकि उस वक्त आपको मतलब इजी होता है ना परस्यूट करना। पर कुछ बच्चे होते हैं जो करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते, जिद करते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे ये बोर लगता है, मुझे तो टीवी देखना है, मुझे तो फोन लेके बैठना है। इस तरह से होता है ना। पर रिचर्ड जो था वो ही वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ चाइल्ड, ही यूज टू डू एवरी टास्क हिज मदर यूज टू टेल, बिकॉज ही यूज टू लाइक लर्निंग, उसको लर्निंग सीखना उसको बड़ा पसंद था। एंड लर्न ही डिड, और वो मतलब सच में वो बहुत अच्छे से उसने लर्निंग किया भी। ही ऑन टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसके स्कूल में उसने हमेशा टॉप ग्रेड, हमेशा उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर से। और बाकी सब जो दूसरी चीजें थी वो सब दूसरे, जैसे नॉर्मल बच्चे जिस तरह से काम करते हैं, बाकी मतलब घर के काम है या खेलना कूदना ये वो, जैसे नॉर्मल चाइल्ड होता है वैसे पढ़ने में लेकिन अच्छा था। By the time he was in second grade, Ibrit had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. और जब वो सेकंड ग्रेड में, रिचर्ड केम टू सेकंड ग्रेड, जब दूसरी कक्षा में आया, तब तक रिचर्ड ने उसके होम टाउन में, उसके जो उस जहां वो रहता था शहर, क्या नाम था उसका, रीडिंग, तो वहां पर जितने स्पीशीज थी बटरफ्लाई की, जितनी भी प्रजातियां मिलती थी, वो कितनी थी, 25 जो स्पीशीज थी उनको कलेक्ट कर लिया था। मतलब तब तक इतना, इतने छोटे से बच्चे ने तब तक वो 25 किस्म की बटरफ्लाईज को उसने कलेक्ट कर लिया था। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. उसको लगा कि अब तो 25 बटरफ्लाई जो उसके होम टाउन में के आसपास थी, उसको तो उसने कलेक्ट कर लिया था, तो अब उसका जो बटरफ्लाई को के साथ का जो सफर है, मतलब बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो उसका पैशन है, वो खत्म हो गया। अब इसके आगे क्या, जो जितनी थी वो अवेलेबल थी वो तो ले ली। मगर तभी उसकी मदर ने उसको एक बुक ला कर दी, उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क जो होती है वो एक तरह की बटरफ्लाई होती हैं। That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. और इस बुक में जो मोनार्क बटरफ्लाईज हैं वो जो नॉर्थ अमेरिका की तरफ माइग्रेट होती है, तो वहां पर माइग्रेट होती है मतलब वो ट्रैवल करके जाती है एक पर्टिकुलर सीजन में। तो वो माइग्रेट, उनका जो सफर है वो किस तरह से जाती है, किस क्या मतलब उनका पूरा लाइफ एक तरह से। तो ये जो माइग्रेटरी जो बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई, इसके बारे में पूरी जानकारी उस बुक में थी। और उस बुक ने ये जो ईगर टू नो, मतलब जिसको जान लेने की बहुत इच्छा, बहुत उत्सुकता थी, ऐसा जो ईगर यंग कलेक्टर जो तब छोटा सा बच्चा था वो सब चीजों को जमा करता था, उस यंग कलेक्टर के लिए दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, उसने साइंस का, विज्ञान का मानो पूरा खजाना ही, पूरी दुनिया ही उसके लिए खोल के रख दिया। और दैट मतलब दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद उसको बहुत अलग अलग चीजें वो मतलब बहुत डीपली वो फिर रिचर्ड यूज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. और वो जो बुक थी, क्या बुक का नाम है, द बुक इज कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये जो बुक है इसके एंड में जो रीडर्स है, जो भी ये बुक को पढ़ता था, उसके एंड में जो रीडर्स है उनको ऐसा कहा गया था कि आप जो ये जो बटरफ्लाई का जो माइग्रेशन है, मतलब वो जो ट्रेवल करती है वहां पर, उसमें हेल्प करो, उसकी स्टडी में आप लोग मदद करो। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज बाय फॉर रिचर्स बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट उर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। तो एक जो डॉक्टर उर्कहार्ट, वो जो टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में
साइंटिस्ट थे, उन्होंने वहाँ उन रीडर्स को ये अपील की थी कि जो भी आप ये बुक पढ़ रहे हैं, आपको ये अपील है कि आपके आसपास में जो बटरफ्लाइज उनको टैग करिए, मतलब उन उन पर आप कोई निशान लगा दीजिए, मतलब जो माइग्रेट होकर उनके पास आएगी तो समझ में आएगा, मतलब ये कहाँ, आप कौन सी जगह, उतना कुछ लिखकर ऐसा आप रख दीजिए, मतलब ये कहाँ से आई है, किस तरह से आई है, ये मुझे समझने में आसानी होगी। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. और अब ये जब उन्होंने पढ़ा तो उनकी मदर ने एक लेटर, ये तो छोटे से दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले थे, तो उनकी मदर ने, ये जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर ओर्कहार्ट, उनको खत लिखा और फिर मतलब कम्युनिकेशन कर लिया कि भाई अब मेरा बेटा इंटरेस्टेड है, तो ही वांट टू सेंड, ही वांट्स टू टैग बटरफ्लाई। और थोड़े समय में रिचर्ड ने अलग अलग जो मोनार्क बटरफ्लाइज थे उन पर टैग करना शुरू कर दिया, मतलब कि उसकी जहां से वो उड़ के आ रही है, मतलब रिचर्ड रीडिंग से उड़कर जा रही है, ये ऐसे टैग एडेसिव, मतलब वो जो चिपकाने वाला पदार्थ होता है ना, वो हल्के से वो पदार्थ लगाकर वो टैग लगाना शुरू कर दिया। मतलब ये जो साइंटिफिक स्टडी चल रही थी उसमें उसने अपनी तरफ से ये बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया, मतलब वो शायद अपनी जगह का नाम उसमें लिखना होता होगा, तो वो जगह की यहाँ से उड़कर ये मतलब जब ये वहां से कनाडा तक जाएगी या पेंसिल्वेनिया कहाँ तक जाती थी, नॉर्थ अमेरिका तक जाएगी, तो ये कौन से एरिया से उड़कर आई है वो पता चलेगा, इसके वजह से इस तरह से टैग करने को कहा गया था। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन द लेट समर। अब वो जो रीडिंग जो जगह थी वहां पर का जो बटरफ्लाई का जो कलेक्शन का टाइम था वो 6 weeks जैसा चलता था, समर में, समर के आखिरी में 6 weeks तक बटरफ्लाईज वहां पर रहती थी, मतलब तो उसमें वो बटरफ्लाई कलेक्ट करता था। ही वुड if you are going to chase them one by one, you won't catch very many. अगर आप एक एक करके उनको चेस करोगे, उनका पीछा करोगे, तो आप ज्यादा नहीं कलेक्ट कर पाओगे। So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. अब ये नेक्स्ट स्टेप में एब्राइट ने क्या किया कि अब मैं एक एक करके पकड़ने जाऊंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो मैं तो ज्यादा कुछ पकड़ नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बटरफ्लाइज को रेस करने का, मतलब बटरफ्लाइज को मतलब जिस तरह से जिसको कहते हैं ना कि अंडों में से उनका डेवलप करने का, उन्होंने अंडों में से मतलब पैदा होती है ना बटरफ्लाइज, वो उन्होंने शुरू किया, मतलब खुद उनके लिए ऐसा एनवायरमेंट बनाया कि वहां पर बटरफ्लाई पैदा हो सके। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. अब वो क्या करते थे कि एक मोनार्क, फीमेल मोनार्क जो बटरफ्लाई होती थी उनको पकड़ लेते थे, फिर उसके अंडे जो होते थे वो अंडों को ले लेते थे, और वो अंडों को फिर अलग अलग स्टेज पर, आपको बटरफ्लाई का आपने भी पढ़ा होगा शायद 7th 8th में ही है, बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल जो है वो आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा। तो वो क्या होता था कि सबसे पहले क्या होता था, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर टू प्यूपा, और फिर एडल्ट बटरफ्लाई, ये जो उनका लाइफ साइकिल है वो वहां पर वो अंडों को जमा करके और वो पूरा उनके घर के बेसमेंट में इस तरह से वो पूरा लाइफ साइकिल उनका करके और बटरफ्लाईज को वहां पर वो जमा करते थे। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो, और उसके बाद जो वो पैदा होती थी बटरफ्लाई पूरी बन जाती थी, बटरफ्लाई एडल्ट हो जाती थी, तो उन पर फिर टैग लगाकर उनको जाने देते थे। Then he would tie the butterflies and wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. अब काफी सालों तक उनके जो घर का बेसमेंट था उसमें अलग अलग स्टेजेस की बटरफ्लाई, मतलब कोई प्यूपा स्टेज पर है, कोई एग के स्टेज पर है, कोई कैटरपिलर स्टेज पर है, और कोई एडल्ट बटरफ्लाई, इस अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पर लाइफ वाली बटरफ्लाई उनके बेसमेंट में काफी सालों तक रही, मतलब वो काफी सालों की तरह इस तरह से बटरफ्लाई को रेस करते रहे। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. धीरे धीरे मेरा ये बटरफ्लाई को टैग करने का जो मेरा इंटरेस्ट था वो खत्म होने लग गया, कम होने लग गया। इतने साल, काफी सालों तक उन्होंने ये किया, मतलब इतना टीडियसली किया कि सिर्फ जाके कैच नहीं किया, पहले कैच किया, फिर तो उन्होंने बटरफ्लाई को रेस करना शुरू किया और रेस करके फिर टैग करके भेजना शुरू किया, इतना सीरियसली काम किया।
और धीरे धीरे उसका रिचर्ड का उत्साह उसमें से कम होने लग गया. इट्स टीडियस, बहुत मेहनत वाला काम था. एंड देर इज नॉट मच फीडबैक, और ज्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता था. मतलब मैंने जो इतनी मेहनत करके जो बटरफ्लाई को पकड़ा या जिसको मैंने रेस किया, वो कहाँ पहुंची, कैसे पहुंची, उसका फीडबैक, उसके बारे में जानकारी मिलती नहीं थी मुझे. एब्रेट सेड, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, ही लाफ, ओनली 2 butterflies आई हैड टैग्ड वेयर रिकैप्चर्ड. और इतने सारे सालों में जो मैंने इतनी बटरफ्लाई पकड़ी, इतनी रेस की, जिनको टैग करके मैंने भेजा, उसमें से 2 ही सिर्फ है जिनको फिर से मिली. मतलब मेरी टैग की भी बटरफ्लाई जो है रिकैप्चर हुई, सिर्फ 2. माय गॉड, इतने सालों की मेहनत में सिर्फ 2. नेचुरल है, कोई किसी का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि इसमें मजा ही नहीं है कुछ. मतलब जो इतने कोशिश कर रहा है व्यक्ति उस जो साइंटिफिक स्टडी में पार्टिसिपेट करने का, उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा था. तो इवेंचुअली ही लॉस्ट इंटरेस्ट. एंड दे वेर नॉट मोर देन 25 miles फ्रॉम वेयर आई लिव. और वो भी कहाँ पकड़ी, कहाँ मिली वो बटरफ्लाई, उनके घर से 25 किलोमीटर दूर पर. सो कोई मतलब उनके ये इतना सब करने का कोई उपयोग हो नहीं रहा था. सो ही इवेंचुअली लॉस्ट इंटरेस्ट. देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज. और जब वो 7th grade में आए तो उनको पता चला कि रियल साइंस क्या होता है. तब उनको थोड़ा समझ में आने लगा. when he entered a country science fair and lost. जब उन्होंने वहां पर एक कंट्री साइंस फेयर होता है ना, साइंटिफिक फेयर होते हैं जिसमें अपने अपने एक्सपेरिमेंट लाकर लोग शो करते हैं, और जिसमें कंपटीशन भी होती है. तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ही लॉस्ट, वो वहां पर हार गए, उनको कोई वहां पर इनाम नहीं मिला. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग while everybody else had won something. और ये उनको बड़ा बुरा लगा कि वहां मैं बैठा था, मुझे कुछ भी नहीं मिला. उन्होंने जो कुछ पार्टिसिपेट किया उसके लिए मुझे कुछ नहीं मिला, जबकि लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा था. मतलब काफी लोगों ने अवार्ड्स जीते थे पर उनको कुछ मिला नहीं, तो उनको बड़ा बुरा लगा था उस बात का. एब्राइट सेड, his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. तो उनकी जो यहाँ पर जो साइंस साइंस फेयर था, उसमें वो क्या लेकर गए थे, उसमें वो लेकर गए थे स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज. फ्रॉग जो होता है, मेंढक जो होता है, उसके जो टिश्यूज हैं उसका इसके स्लाइड्स बना के ले जाए. आप लोगों को भी शायद कराए होंगे या कराएंगे अभी स्कूल में, इस तरह की स्लाइड्स बनाए, और स्लाइड्स बनाते हैं ऐसे, कांच की स्लाइड्स होती है, उस पर टिश्यूज रखते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में उसको देखा जाता है, तो अंदर का उसका स्ट्रक्चर दिखता है माइक्रोस्कोप में. तो इस तरह का वो बनाकर लेकर गए थे. which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. वहां जाकर उनको समझ में आया, उनको मिला नहीं, मतलब उनको प्राइज तो नहीं मिला, पर उनको एक बात समझ में आई कि जिन लोगों को मिला है प्राइज, उन लोगों ने बहुत सीरियस कुछ किया था. उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सीरियस एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, और उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी किया था. प्रेजेंट तो इन्होंने भी किया था, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट बहुत मतलब मामूली था उस कंपैरिजन में. तो ही रियलाइज दैट, तब उनको समझ में आया कि रियल साइंस तो बहुत अलग और बहुत बड़ा है. इसलिए ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट बहुत कोई काम का, मतलब बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट है, ऐसा उनको समझ में आया. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग. अभी उनके अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था, मतलब एक प्रतिस्पर्धा करने का, जो कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, जीतना है, आई वांट टू डू माय बेस्ट, ये जो उनका जो स्पिरिट था वो दिखने लग गया था. कि वो विनिंग स्पिरिट जिसको बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो बोलते हैं, वो उनका दिखने लग गया था. I knew that for the next year's fair I would have to do real experiment. अभी उनके दिमाग में उनको वो मतलब नहीं मिला तो बुरा लगा, उनको साइंस फेयर में उनको कोई इनाम नहीं मिला तो बुरा तो लगा, लेकिन बुरा हो के वो मतलब बैठ गए कि जाने दो यार अब नहीं करना, ऐसा नहीं. उनके दिमाग में क्या चलने लग गया कि अभी नेक्स्ट ईयर के जो साइंस फेयर होगा उसमें मुझे कुछ ऐसा करना है कि बहुत सीरियस कुछ करना है जिससे मुझे इनाम मिलना चाहिए. He wanted to actually do best of his ability. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in past several years. और सब्जेक्ट मेरे दिमाग में क्लियर था, क्योंकि इतने सालों से मैं इंसेक्ट वर्क जो है, मतलब कीड़ों के बारे में, पतंगों के बारे में काम कर रहा हूँ, तो उसी को लेकर मैं कुछ करूंगा, क्योंकि इतने सालों से मैं उसी पर काम कर रहा हूँ. सी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल पीपल एंड दोज हु डू नॉट गेट प्रॉपर सक्सेस. क्योंकि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं ना, उनके साथ ये खासियत होती है
कि जब उनके लाइफ में फेलियर आता है तो उस फेलियर को लेकर वो बैठ नहीं जाते उसको कि अरे मेरे साथ तो अन्याय हुआ, मेरे साथ तो पार्शियलिटी हुई। जनरली लोग ऐसा करते हैं ना कि जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो वो जनरली सारी चीजें ना दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई, मेरे साथ ये हुआ, अन्याय हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसलिए मुझे सक्सेस नहीं मिला। एनालिस्ट खुद को नहीं करते हैं कि हाँ कहीं मेरे प्रयत्नों में कमी है या मेरा काम उतना अच्छा नहीं था कि जिसको अवार्ड मिल सके। तो खुद पर काम करने के बजाय दूसरों पर ब्लेम करना शुरू करते हैं। पर जहाँ सक्सेसफुल लोगों का अप्रोच यही अलग होता है। वो लोग क्या करते हैं कि कहाँ कमी रह गई, इसको मैं कैसे बेहतर बनाऊं, और फिर अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट करूं तो आई शुड विन। तो दिस इज द डिफरेंस कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति सक्सेसफुल कैसे बनता है। दैट सक्सेसफुल पर्सन इज एबल टू हैंडल द फेलियर वेरी वेल, एंड ही और शी learns from the failure and improves on that. That is actually the difference between a successful and not so successful person. So ये अप्रोच बहुत जरूरी है। सो यही रिचर्ड ने भी किया कि पिछली बार मुझे अवार्ड नहीं मिला तो उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, हाँ सच में आई नेवर डिजर्व दैट अवार्ड, सो अब मैं क्या करूं, सो आई कैन विन द अवार्ड। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. उन्होंने वो जो कनाडा के जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर उर्क्वार्ट को आइडियाज के लिए लिखा कि भाई आप मुझे कुछ आइडियाज दो तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूं तो मैं मेरे साइंस फेयर में पार्टिसिपेट कर सकूंगा। तो उन्होंने इतने, वो डॉक्टर उर्क्वार्ट ने इतने आइडियाज भेजे कि मतलब स्टैक, वो एकदम ढेर सारी आइडियाज और सजेशंस उन्होंने भेजे। उनके पास तो बहुत आइडिया थी, बड़े बड़े से साइंटिस्ट थे। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize project in country and international science fair. और ये जो सारे सजेशंस, ये सब आइडियाज जो वो डॉक्टर जो उर्क्वार्ट जो थे उन्होंने जो रिचर्ड को भेजे थे वो इतने सारे थे कि पूरे उनका जो हाई स्कूल का टाइम था रिचर्ड का, वो पूरे समय में he was busy with implementing those idea, working on those idea। और ये आइडिया पर इम्प्लीमेंट कर करके उन्होंने बहुत सारे जो फेयर्स में भाग लिया, बहुत सारे इंटरनेशनल फेयर्स में भी भाग लिया, और वहां पर वो मतलब ये सजेशंस इतने सारे थे जिसमें उन्होंने सीरियसली काम भी किया जो उनको बहुत काम आए मतलब आगे जाकर। For his 8th grade project, Ebright sorry For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अभी 8th ग्रेड का जो उनका जो साइंस फेयर था उसके लिए उन्होंने क्या टॉपिक लिया था कि एक वायरल डिसीज था जो जिसकी वजह से सारी मोनार्क जो कैटरपिलर है वो मर जाती हैं, कुछ ऐसा वायरस था। तो वो वायरस का कॉज क्या था, वो वायरस क्यों मतलब क्या किस कारण से वो बनता है, किस कारण से कैटरपिलर्स, मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाती हैं लगभग सभी। तो वो ढूंढ निकालने की कोशिश की। 8th ग्रेड, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सीरियस टॉपिक। एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। एब्राइट को लगा कि बीटल नाम का जो पक्षी होता है वो ये जो वायरस है जिसकी वजह से मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं या मोनार्क कैटरपिलर मर जाती हैं, उसका जो कैरियर है उसको लाने वाला कौन है, बीटल है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। अब उन्होंने क्या किया, ये कंफर्म करने के लिए कैटरपिलर्स को बीटल के साथ, मतलब जहां बीटल्स हो ऐसे बीटल के प्रेजेंस में उनको रेस करना शुरू किया। आई डिड नॉट, मतलब बीटल भी एक इंसेक्ट ही होता है। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, कोई खास रिजल्ट मुझे मिले नहीं, मतलब ये प्रूव नहीं हो पा रहा था कि ये जो कैटर जो मतलब वायरल फीवर, जो वायरल जो ये है डिसीज है जिसकी वजह से मोनार्क बटरफ्लाई मर जाती हैं, उसका कारण बीटल ही है। उसकी वजह से उन्होंने बीटल के साथ उनको रेस करना शुरू किया, लेकिन उनको बहुत कोई ऐसा प्रूफ मिल नहीं पा रहा था। He said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. पर फिर भी बहुत कोई encouraging या बहुत कोई प्रूफ जैसा कुछ रिजल्ट तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है ये मैंने शो किया उस एग्जीबिशन में, वो जो साइंस फेयर था उसमें, और दिस टाइम ही वन द अवार्ड।
The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. अभी उसके बाद का नेक्स्ट ईयर मतलब अभी शायद 9th ग्रेड में 9th ग्रेड का जो उनका साइंस फेयर का प्रोजेक्ट था वो क्या था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई मतलब अलग अलग टाइप की बटरफ्लाईज होती हैं, तो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो जो मोनार्क बटरफ्लाईज होती हैं उनको कॉपी करती हैं, उनको इमिटेट करती हैं, उनकी नकल उतारती है. The theory was that viceroy looks like monarchs because monarchs don't taste good to birds. अभी ये जो मतलब ये ऐसा है कि जो वाइसरॉय जो बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई के जैसे दिखती हैं, लेकिन बर्ड्स को वो जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो टेस्ट में पसंद नहीं आती. बर्ड्स खाते हैं ना, बटरफ्लाईज को खाते हैं बर्ड्स, तो जो बर्ड्स हैं वो वाइसरॉय बटरफ्लाई को खा जाती हैं लेकिन मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाती. तो इस वजह से वो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जान बच जाए. तो मतलब बर्ड्स को वो दिखती भी सेम है, वाइसरॉय एंड मोनार्क बटरफ्लाई लुक्स अलाइक, सिमिलर दिखती है. तो बर्ड्स को लगेगा ये मोनार्क है तो वो छोड़ देंगे उसको, उनकी जान बच जाएगी. तो ये प्रूव करने की कोशिश की रिचर्ड ने कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं. वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जबकि मतलब ये जो मोनार्क है ये तो बर्ड्स को पसंद नहीं आती टेस्ट में, लेकिन वाइसरॉय जो बटरफ्लाई है वो बर्ड्स को पसंद आती है टेस्ट में. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. और जितना वो मोनार्क जैसी दिखेंगी उतना ही बर्ड्स उनको इग्नोर करेंगे कि नहीं बाबा ये तो मोनार्क है, इनको नहीं खाना है, मतलब वो किसी का डिनर नहीं बनेगी, मतलब बच जाएंगी. एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स. और उनका ये प्रोजेक्ट ये था एब्राइट का कि बर्ड्स जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई को खाती हैं या नहीं. He found that a startling would he found that a starling would not eat ordinary bird food. और स्टार्लिंग नाम की एक सिंगिंग बर्ड होती है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, पर वो ऐसे कोई भी इंसेक्ट किसी को नहीं खाती, मगर वो जितनी मोनार्क मिलेगी सबको खा जाएगी. जो स्टार्लिंग नाम की जो सिंगिंग बर्ड होती है वो सिर्फ मोनार्क खाती है, ये उनको अपने एक्सपेरिमेंट में पता चला. It would eat all the monarch it could get. Ebright said later research by other people showed that viceroy probably do copy the monarch. बाद में उन्होंने ये रिसर्च में बताया कि जो वाइसरॉय है वो मोनार्क को कॉपी करती हैं, ये तो उन्होंने प्रूव किया ही. अलग और लोगों के प्रोजेक्ट में ऐसा था कि वाइसरॉय मोनार्क को कॉपी करते हैं. दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द ज़ूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर. और ये जो प्रोजेक्ट उनका था कि ये जो वो जो सिंगिंग बर्ड है वो मोनार्क बटरफ्लाई को खाती है, ये प्रोजेक्ट वहाँ का जो कंट्री मतलब उनके जो एरिया का जो साइंस फेयर था उसमें उनको उसको फर्स्ट प्राइज मिला, और जो कंट्री का मतलब पूरे देश का जो साइंस फेयर था उसमें उसको थर्ड प्राइज मिला. In the second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. और उसका जब सेकेंड ईयर ऑफ द स्कूल था उसमें रिचर्ड ने एक ऐसी रिसर्च की जिससे कि एक ऐसे हार्मोन का पता चला, जो इंसेक्ट्स होते हैं जो बटरफ्लाई होते हैं उनमें एक ऐसे हार्मोन का पता चला जिससे आगे जाकर इनडायरेक्टली उनकी जो सेल के बारे में जो थ्योरी थी उसको उसका फाउंडेशन बना, मतलब उससे आगे जाकर फिर उनकी थ्योरी वो सेल्स के बारे में वो प्रूव कर पाए. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल. वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा. अभी मोनार्क बटरफ्लाई जब प्यूपा वाले स्टेज में होती है तो उन पर 12 ऐसे गोल्डन स्पॉट होते हैं, गोल्ड स्पॉट जैसे होते हैं. तो उन गोल्डन स्पॉट का पर्पस क्या है ये फाइंड आउट करने की वो कोशिश कर रहे थे. एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वेर जस्ट ऑर्नामेंटल, ब्राइट सेड. सबको लगता था कि ये जो स्पॉट है ये सिर्फ ऑर्नामेंटल है, मतलब एक बस एक सुंदर सी वस्तु दे दी है, मतलब एक ऐसी सजावट की वस्तु दी है कि भाई दिखने में सुंदर दिखे इसलिए. बट डॉक्टर उर्कॉट डिड नॉट बिलीव इट. बट डॉक्टर उर्कॉट इसको बिलीव नहीं कर रहे थे. वो पहले से डॉक्टर उर्कॉट को लग रहा था कि ये जो गोल्डन ये जो स्पॉट्स हैं प्यूपा पर मोनार्क के वो सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, इसका कुछ पर्पस है, मतलब नेचर ने कुछ पर्पस से उनको दिया हुआ है.
To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अभी ये जो वो प्यूपा पर जो गोल्डन स्पॉट थे वो उसका जो पर्पस था उसको समझने के लिए एब्राइट और उनके साथ के जो दूसरे एक्सीलेंट स्टूडेंट थे उनको एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत थी, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत थी जिससे ये पता चले कि ये जो गोल्डन स्पॉट है इसमें एक हार्मोन क्रिएट होता है, एक हार्मोन जनरेट होता है जिससे कि जो बटरफ्लाई है उसका फुल डेवलपमेंट होता है। मतलब ये हार्मोन सिक्रेशन का वो जो स्पॉट्स हैं वो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने उनको एक डिवाइस बनाने की जरूरत थी। दिस प्रोजेक्ट won Ebright first place in the country fair and entry into the International Science and Engineering Fair. और ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को एब्राइट को कंट्री में ऑल ओवर पूरी कंट्री के साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला और उनको इंटरनेशनल साइंस फेयर, साइंस और इंजीनियरिंग के फेयर में उनको एंट्री मिल गई इस प्रोजेक्ट की वजह से। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहां पर उनको जूलॉजी के लिए मतलब इंटरनेशनल फेयर में उनको थर्ड प्राइज मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of Walter Reed Army Institute of Research, और इसकी वजह से ये जो उनको वहाँ थर्ड इंटरनेशनल फेयर में उनको जो थर्ड प्राइज मिला उसकी वजह से उनको वहाँ की जो लेबोरेटरी थी एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे ना, वो बटरफ्लाई में इंसेक्ट होते हैं तो उनको स्टडी करने की जो लेबोरेटरी होती है उसमें काम करने का उनको मौका मिल गया, वहां पर उनको काम करने की परमिशन मिल गई। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. और जब वो हाई स्कूल जूनियर स्कूल में थे, मतलब हाई स्कूल में थे, तो उन्होंने अपने वो जो प्यूपा का मोनार्क प्यूपा का जो एक्सपेरिमेंट था, जो उनका नहीं था वो गोल्ड स्पॉट वाला, और उस तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने चालू ही रखे थे। That year his project won first place at International Science Fair and gave him another chance to work in the Army Laboratory during the summer. और इस साल का उनका जो समर साइंटिफिक प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला। फर्स्ट प्राइज तो मिला ही, साथ में एक और क्या हुआ कि उनको जो लेबोरेटरी थी, ये जो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी थी जो आर्मी की, उसमें एक और साल काम करने का मौका मिल गया। In his senior years, he went a step further. और जैसे वो थोड़े सीनियर लेवल पर आए कॉलेज में, तो he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cell would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spot. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेल बनाए, बटरफ्लाई मतलब मोनार्क के सेल बनाए, आर्टिफिशियल कल्चर बनाए, और ये प्रूव किया कि ये जो प्यूपा है, जो मोनार्क के प्यूपा पर जो गोल्ड स्पॉट है, उसमें जो हार्मोन थे वो अगर ये सेल्स को हम देते रहे, उनको प्रॉपर्ली फीड करते रहे, तो पूरी एक बटरफ्लाई बन जाएगी। मतलब ये जो बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई, उसमें ये जो गोल्ड स्पॉट है, जो अभी तक साइंटिस्ट को लग रहा था, जो कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, सबको लग रहा था कि एक डेकोरेटिव सी चीज है, सुंदर दिखने के लिए। बटरफ्लाई सुंदर ही होते हैं, अलग अलग उन पर पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न का हिस्सा है करके उसको सब इग्नोर कर रहे थे। वो रिचर्ड ने ढूंढ के निकाला कि वो सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, ये एक हार्मोन जनरेट करते हैं, सीक्रेट करते हैं हार्मोन, जिस हार्मोन की वजह से बटरफ्लाई पूरा डेवलप होता है। तो एक अलग से उन्होंने लेबोरेटरी में सेल बनाया बटरफ्लाई का, और ये जो प्यूपा में जो गोल्ड स्पॉट थे उसका जो हार्मोन है वो उसको फीड करते गए, उसको देते गए, और धीरे धीरे वो सेल पूरा बटरफ्लाई बन गया। So he could prove that. That project won first place for zoology at international fair, और ये प्रोजेक्ट को zoology के लिए इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला। He spent the summer after graduation doing further work at Army Laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. उसके बाद पूरी समर की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने वहाँ की जो आर्मी की लेबोरेटरी थी, जो वहाँ पर भी काम किया, और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इतनी बड़ी लेबोरेटरी में काम करते थे। इतनी बड़ी लेबोरेटरी में काम करते हैं तो बहुत इक्विपमेंट्स आपको मिल जाते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो इतनी बढ़िया सी लेबोरेटरी में काम करने का उनको मौका मिल गया।
The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. और जब मतलब वो वहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए गए आगे, तो वहाँ पर उनके फ्रेशमैन मतलब वो नए जब फर्स्ट ईयर उनका हो गया, उसके बाद वो वहाँ पर जो वहाँ के डिपार्टमेंट की जो एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी थी हार्वर्ड की, वहाँ पर जाकर उन्होंने रिसर्च का काम शुरू कर दिया। उनका जो गोल्ड स्पॉट का जो उनका काम था, जो प्यूपा मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो गोल्ड स्पॉट है, उसके बारे में उन्होंने फर्दर रिसर्च वहाँ पर शुरू रखी। Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormones chemical structure. अब ये इतनी बढ़िया लेबोरेटरी उनको हाथ में आ गई, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट वहां थे। तो वहां पर क्या हुआ, इतने अच्छे इक्विपमेंट उनको मिल गए कि उनको ये जो प्यूपा के ऊपर जो गोल्ड स्पॉट है उसका जो हार्मोन है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह के केमिकल स्ट्रक्चर से बने, वो ही कुड फाइंड आउट दैट, ही कुड डिवाइड दैट केमिकल स्ट्रक्चर। तो वो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उन्होंने प्यूपा के गोल्ड स्पॉट का जो हार्मोन है उसका केमिकल स्ट्रक्चर जान लिया। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. अभी 1.5 साल बाद उनको एब्राट को एक नया आइडिया, जो सेल लाइफ के बारे में उनको एक आइडिया आ गया। इट केम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। वो जो उन्होंने वो जो प्यूपा के गोल्ड स्पॉट का जो हार्मोन था उसका केमिकल स्ट्रक्चर जब उन्होंने निकाल लिया, तो उसका कुछ एक्सरे वो देख रहे थे, वो देखते देखते उनको अचानक से एक आइडिया आया। When he saw those photos, Ebright did not shout Eureka or even I have got it. जब वो उनको आइडिया आया, जब वो फोटो देखते देखते उनको कुछ तो बहुत अच्छी बड़ी बात उनको एकदम से समझ में आई, तो जैसे बोलते ना यूरेका यूरेका, तो वैसा उन्होंने कुछ नहीं बोला, आई हैव गॉट इट, ऐसा इतना मतलब एक्साइटमेंट जरा भी नहीं शो किया। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट पजल्स। उनको जब उन्होंने वो फोटोज देखे तो उनको ये बात समझ में आई कि इस फोटो में उनको उनको जो मिला है, उनकी जो फाइंडिंग्स है, उनकी जो खोज है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बायोलॉजी की बहुत सारी पजल्स, बायोलॉजी की बहुत सारी गुत्थियां जो हैं, बहुत सारे अननोन फैक्ट्स हैं, उसके बारे में हमको बायोलॉजी की पता चल सकेगा। हाउ द सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए। जो सेल होता है, सेल मतलब जो हमारे शरीर की कोशिका जिसको हम बोलते हैं, वो ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब किसी चीज को कैसे बनाया जाता है, कैसे किस तरीके से बनेगा कोई चीज कैसे बनेगी, मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है और फिर जैसे कोई बिल्डिंग बनानी हो तो पहले हम बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, कि यहाँ पर किचन रहेगा, यहाँ पर लिविंग रूम होगा, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर बाथरूम, फिर यहाँ वॉल होगी, यहाँ एंट्रेंस होगा, यहाँ दरवाजा, यहाँ खिड़की, इसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। वो कागज पर बनता है और उसके अनुसार फिर बिल्डिंग बनाई जाती है। तो सेल को कैसे पता चलता है कि क्या बनाना है, तो ब्लूप्रिंट कैसे, कहाँ से कैसे रीड करता है सेल, तो ये इस फोटो से उनको पता चला कि डीएनए जो है, डीएनए जो हमारे जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए मतलब जिसके थ्रू हम मतलब जिसके थ्रू एनी ह्यूमन और एनी लिविंग थिंग एक्चुअली अक्वायर्स द क्वालिटीज ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज हमको मिलती हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, वो किस तरह से इनहेरिट करते हैं, डीएनए डिसाइड करता है। तो ये कैसे बनेंगे, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये ब्लूप्रिंट, ये सेल कैसे जानते हैं, ये इस फोटोग्राफ से, इस एक्सरे से उनको समझ में आ गया। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब हम जो हमारे पेरेंट्स से जो जेनेटिक हम लोग चीजें, मतलब अनुवंशिक जिसको हम बोलते हैं, वो जो हम अक्वायर करते हैं, दैट इज हेरिडिटरी। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और इससे सेल जो होता है, हमारे जो कोशिका है, उसका जो फंक्शन और उसका फॉर्म, वो किस तरह से बनेगी, मतलब किस स्ट्रक्चर में बनेगी और उसका क्या काम होगा। हर सेल का काम अलग होता है, हर सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वो कैसे सेल किस फॉर्म में बनेगी, उसका काम क्या होगा, ये डीएनए तय करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। इसीलिए डीएनए जो है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है, उसी से हमारा लाइफ, हमारे शरीर कैसा बनेगा, हमारा मन, हमारी सारी चीजें जो है वो सब ये डीएनए पर डिपेंड करता है। सो दैट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। Ebright and his college roommate James R. Wrong work all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen.
और जब ये पता चला उनको तो उन्होंने अपने रूममेट के साथ शेयर किया और पूरी रात एब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे वो जिनका नाम था जेम्स आर रॉम, पूरी रात ड्राइंग्स बनाते रहे जो भी उनको समझ में आया उसके स्ट्रक्चर के, और प्लास्टिक के मॉडल्स भी बना रहे थे ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एनीथिंग, जो अणु होते हैं ना जिसको हम बोलते हैं, वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसके, टू शो हाउ इट कुड हैपन, ये कैसे हो सकता है, मेरे डीएनए कैसे बनता है, सेल कैसे काम करता है, इसके प्लास्टिक मॉडल्स भी बना रहे थे और साथ साथ ड्राइंग्स भी बना रहे थे टू एक्सप्लेन दैट। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और फिर दोनों ने मिलकर एक पेपर लिखा बाद में जिसमें ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। Surprisingly, no one who knew him, Richard A. Bright, graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510। और रिचर्ड जो है उन्होंने हार्वर्ड से अपनी जो बहुत अच्छे मार्क्स से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 1500 स्टूडेंट में ही स्टूड सेकंड। Ebright went to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. और उसके बाद वहाँ के जो मेडिकल स्कूल है हार्वर्ड की, वहाँ पर एज अ रिसर्च स्टूडेंट ही ज्वाइन, ही गॉट द एडमिशन एज रिसर्च स्टूडेंट। और वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी जो थेरीज थे, अब तो उनको इतना उनके हाथ में इतनी बड़ी लेबोरेटरी हाथ में आ गई थी और ही वॉज अ स्टूडेंट देयर, तो सारी जो उनकी उन्होंने जो थेरीज अभी तक उन्होंने की मतलब डिस्कवर की थी, जो कुछ उन्होंने समझा था उस पर उनको टेस्ट करने का उन्होंने काम शुरू कर दिया। इफ द थेरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर ये थेरीज अगर प्रूव हो जाती हैं तो लाइफ को समझने के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। हमारा जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है, हम ह्यूमंस का, प्लांट्स का, इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का, एनिमल्स का, सभी का, क्योंकि सेल कैसे काम करता है ये हमको पता चलेगा, तो बहुत बड़ी डिस्कवरी है ये। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेस। और ये अगर हम प्रूव समझ कर उसको प्रूव कर लिया जाए तो बहुत सारे डिसीजेस को कंट्रोल करने में, क्योर करने में, कैंसर जैसे डिसीजेस को भी कंट्रोल और क्योर करने में ये जो थ्योरी है, ये जो रिसर्च है, ये काम आ सकती है। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? एब्राइट का जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, साइंस को जानने की इच्छा, डिस्कवर करने की, नेचर को समझने की, ये सब जो उनकी इच्छा थी उसकी वजह से ये पॉसिबल, क्यूरियोसिटी की वजह से हो पाया। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। और उनके हाई स्कूल में जो उनको वो प्यूपा के ऊपर जो गोल्ड स्पॉट दिखे थे, मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा पर, उसमें उनका जो इंटरेस्ट और उसमें उन्होंने जो रिसर्च किया, वो इतनी बड़ी अल्टीमेटली रिसर्च हो गई कि जिससे थेरी ऑफ सेल लाइफ, सेल जो हमारे हर चीज, हर लिविंग थिंग में सेल होते हैं, तो सेल की लाइफ बहुत बड़ी डिस्कवरी है, उसके बारे में जानने का बहुत बड़ा मतलब वो कारण बना। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies। रिचर्ड को बिल्कुल जब से उन्होंने मतलब बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू किया तब से वो साइंस में इंटरेस्टेड थे, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। पर इतना डीपली भी नहीं कि बाकी कुछ नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस साइंस साइंस, ऐसा नहीं, दूसरी चीजों में इंटरेस्ट था उनका। Ebright also became a champion debater and public speaker and a good Q&ist and all-round outdoor person। वो बहुत अच्छे डिबेटर थे, बहुत डिबेट वगैरह में भाग लेते थे, पब्लिक स्पीकर थे, बहुत अच्छे बात करते थे। जनरली साइंटिस्ट लोग कैसे होते हैं, अपना काम भला, किसी से बात नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं था, वो डिबेट्स में भी हिस्सा लेते थे। और ही वॉज अ कैनोइस्ट। कैनोइंग मतलब एक छोटी सी ऐसी पतली सी बोट होती है ना, उसमें एक दो लोग ही बैठ पाते हैं, शायद 2 या 3 लोग बैठ पाते हैं, बिल्कुल पतली सी होती है, उसमें बैठ के मतलब वो कैनोइंग करना वो भी करते थे और आउटडोर भी जाते थे, मतलब कितना ऑलराउंडर टाइप का आदमी था। he is also an expert he is an expert photographer also। Richard Ebright photograph particularly of nature and scientific exhibition, मतलब नेचर और साइंटिफिक एग्जीबिशन में he takes photographs। so इतना ऑलराउंडर काइंड ऑफ पर्सन। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। हाई स्कूल में हमेशा ए ग्रेड, हमेशा अच्छे ही मार्क्स से पास हुए। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, लर्निंग उनके लिए ईजी था, ब्राइट माइंड था ना, तो लर्निंग वॉज ईजी।
He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations Club. उन्होंने अपनी बहुत सी एनर्जी, क्योंकि लर्निंग तो उनके लिए बहुत ईजी था, पढ़ाई उनके लिए ईजी था, तो पढ़ाई तो फटाफट कर लेते थे, लर्न कर लेते थे, सब कुछ समझ लेते थे। बाकी की एनर्जी वो डिबेटिंग में और जो मॉडल क्लब है उसकी एक्टिविटीज में वो भाग लेने में अपनी एनर्जी, मतलब उसमें भाग लेते थे, ऐसा उनका कहना है। He also found someone to admire, Richard A. Wehrer. उनको वो किसी को बहुत एडमायर करते थे, मतलब ये रिचर्ड ए वेरर नाम के जो व्यक्ति थे उनको वो बहुत एडमायर करते थे। हिज सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। जो ये जो वेरर थे वो कौन थे? उनके सोशल स्टडी के टीचर थे, और ये दोनों भी क्लब जो थे, मतलब ये मॉडल क्लब और दूसरा ये जो डिबेटिंग क्लब जो था क्लब, उसके वो एडवाइजर थे, तो वो उनको बहुत पसंद करते थे रिचर्ड। मिस्टर वेरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपनड माय माइंड टू न्यू आइडियाज, एब्राइट सेड। ये जो मिस्टर वेरर थे, इन्होंने मेरे को बहुत सारी नई नई आइडियाज दी, जिसकी वजह से आई कुड लर्न मेनी थिंग्स। कितना अलग ही व्यक्तित्व था कि एक तरफ साइंस में इतने इंटरेस्टेड थे और दूसरी तरफ उनका उनका जो मतलब पसंदीदा टीचर कौन? तो एक सोशल स्टडी के टीचर। सो समथिंग वेरी डिफरेंट। Richard was competitive, Mr. Werer continued, but not in a bad sense. Richard बहुत competitive था, Everett was very competitive, but in a good sense. ऐसा नहीं कि भाई लड़ना झगड़ना, मैं मतलब लालची वाला नहीं, competitive, मुझे जीतना, जीतने वाला स्पिरिट बहुत था उसमें। Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. रिचर्ड जो है वो सिर्फ जीतने के लिए जीतना नहीं चाहता था, या प्राइज मिलेगा मुझे इसलिए जीतना नहीं चाहता था। रादर ही वाज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। पर इसलिए जीतना चाहता था कि मैं मेरी एबिलिटी को बेस्ट, मैं जो कुछ मेरी एबिलिटी है उसका बेस्ट उपयोग कर सकूं। आई शुड डू माई बेस्ट फॉर द राइट रीजंस। ही वांट्स टू बी द बेस्ट, एंड बहुत सही कारणों के लिए ही ऑलवेज वांटेड टू बी बेस्ट, मतलब वो हमेशा बेस्ट बनना चाहते थे, और वो सही भी था क्योंकि वो डिजर्विंग थे। सो फॉर राइट रीजंस ही वांटेड टू बी बेस्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट बनने के जो इंग्रेडिएंट्स है, मतलब अलग अलग चीजों से चीजें बनती है ना, मतलब जिसको बोलते हैं उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट, दिस आर द राइट कंपोनेंट टू बिकम अ साइंटिस्ट। एक रेसिपी पे अलग अलग चीजें होती है ना, कि उस रेसिपी को मिला के एक चीज बनती है, तो साइंटिस्ट बनने की रेसिपी में सारे इंग्रेडिएंट्स उनके पास सही थे। मतलब ये जो विनिंग स्पिरिट जो था वो भी एक इंग्रेडिएंट था। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर राइट रीजन। मतलब शुरू कैसे से करना है? फर्स्ट रेट माइंड, बहुत अच्छा दिमाग, शार्प दिमाग। एड क्यूरियोसिटी, उसमें क्यूरियोसिटी डालो, और एंड मिक्स इट वेल, मिक्स इट इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। और उसमें क्या मिक्स करना है? विल टू विन, जीतने की इच्छा रखो। मतलब आप पानी लो, उसमें नींबू निचोड़ो, उसमें शक्कर डालो, उसमें नमक डालो, उसको घोलो, और उसका बन के तैयार हो जाए नींबू का शरबत। मतलब ये रेसिपी किस चीज की है? नींबू की शरबत की। इसी तरह साइंटिस्ट बनने की रेसिपी क्या है? शार्प माइंड, क्यूरियोसिटी एंड विल टू विन। इसको सबको मिक्स करो तो आप एक साइंटिस्ट आपको मिल जाएगा, मतलब साइंटिस्ट बन जाएगा। सो दिस इज द रेसिपी, ऐसा उनका कहना है। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, एब्राइट के पास ये सारी क्वालिटीज थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और जो उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी कहाँ से शुरू हुई थी? वो जो बुक उसकी मदर ने उनको गिफ्ट दी थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, एंड रिचर्ड नेवर लॉस्ट दैट इंटरेस्ट। So till the end he was very much interested in the scientific curiosity, और अलग अलग रिसर्च करते रहे और बहुत कुछ उन्होंने सीखा। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि कैसे आप इच्छा शक्ति से आप जो भी कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि साइंस ही, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप यू ट्राई टू बी द बेस्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई होप यू हैव लाइक दिस। तो बस इसी तरह से आप देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ठीक से पढ़ाई करते रहिए और अपना खुद का बहुत सारा ध्यान रखिए। चलिए, टेक केयर, बाय।